डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवरंग ट्यूशन सेंटर। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, तो आज वही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखते हैं जो इसका फोर्थ सम है वो क्या है। उसमें हमें गिवन है, हमें HCF दिया हुआ है कि नहीं दो नंबर्स, वो दो नंबर जो हैं, दो इंटीजर जो हैं हमारे पास वो हैं 306 एंड 657। तो उसका उन दोनों इंटीजर्स का, दोनों नंबर्स का हमें HCF दिया हुआ है, दैट इज़ 9। हमने फाइंड करना है उनका LCM। तो जो हमने पीछे एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसमें, हमें दो हमें दी हुई है चीज़ें, हमें एक जो है वो फाइंड करनी है। तो वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। HCF ऑफ 306 और 657 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 657 is equals to product of numbers। ये था फॉर्मूला हमारे पास। अब हमें HCF जो है वो गिवन है, दैट इज 9। LCM हमने फाइंड करना है और इधर हम दोनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, 9 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 और 657 इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। अब ये LCM हमने फाइंड करना है। ये 9 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। तो LCM 306 657 इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे इनके साथ। तो देखते हैं कि क्या आता है कटिंग। अगर कोई इन दोनों में से नंबर 9 के साथ कट हो रहा है हम कट करेंगे। देखिए कि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में ये 306 भी आता है। अब 3 के टेबल में देखिए 102 भी आता है, तो 3 के साथ कट हो जाएगा 3 9 1 2 4। तो ये है 34। अब 34 को 657 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज LCM। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 657 34। 657 को 34 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 22,338। तो हमारा LCM क्या आया, $22,338, दैट इज आवर आंसर। तो ऐसे जो है क्वेश्चन कई बार पेपर में अगर हमें HCF इसमें दिया हुआ था तो कोई एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमें LCM गिवन है, HCF हमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो 2 नंबर दिए हैं तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। या फिर हमें LCM दिया होगा, HCF दिया होगा, LCM दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर दिया होगा तो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वो सेकेंड नंबर जो है वो भी फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, ये क्या है, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 raised to power n कोई नंबर है हमारे पास जो कि सॉल्व जब हम करें तो उसका जो डिजिट, जो आंसर आए उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, 0 होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जो हमें n दिया है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स 6 raised to power
1, 6 रेज़ टू पावर 2, 6 रेज़ टू पावर 3। तो जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को भी पुट कर सकते हैं। तो जो सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट 0 होगा। ये हमने इस क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या है। उन्होंने क्या कहा है कि 6 रेज़ टू पावर n अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट होगा 0। उसका लास्ट डिजिट होगा 0। तो यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। तो कोई भी नंबर है उसके पीछे अगर 0 लगा है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो दैट मीन्स हमारे पास जो सोल्व करके यहाँ पे नंबर आएगा वो 5 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। बस 6 रेज़ टू पावर n जो है, इन्होंने कहा जब हम इसको सोल्व करके निकालेंगे आंसर तो उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। मतलब लास्ट डिजिट 0 मीन द सेंस 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1030 हो सकता है, 1010 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1200 13590। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन को 6 रेज़ टू पावर n मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट हुए अप टू इन्फिनिटी, इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा उसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या 0 होगा। दैट मीन्स ये मान लो कि हमने इसको सॉल्व किया और उसका लास्ट नंबर जो है हमारे पास वो 0 आया। तो किसी नंबर के पीछे अगर 0 है दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, मतलब इसको हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे। अब देखिए 5 फिर क्या हुआ, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो हमने पीछे पढ़ा वो क्या होता है, वो उस नंबर का फैक्टर होता है। दैट मीन्स कि इस नंबर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो ये क्या होगा? ये होगा फैक्टर। अब ये 5 क्या है? 5 है प्राइम नंबर। 5 सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। दैट मीन्स 5 इज अ प्राइम फैक्टर। अ प्राइम फैक्टर। अब तो ये हो गया। अगर हमने इस लास्ट में जो 0 आया उसको देखें तो अगर हम 6 के फैक्टर बनाएं तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे? फैक्टराइजेशन करें 6 की, 6 किसके टेबल में आता है? तो 2 जाएगा 3 और 1 मीन्स 6 के फैक्टर बनते हैं 2 × 3। अगर हम इसको ऐसे खोल दें तो ये बन जाएगा। अब 2 और 3 दोनों क्या हैं? ये भी क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 6 के। अब अगर यहाँ पे 0 के साथ डिवाइड होता, मतलब 0 अगर लास्ट में नंबर है तो उसको सिर्फ 5 जो है डिवाइड कर सकता है। तो दैट मीन्स कि इसमें अगर 5 होता तभी पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल, एक और इसको देखते हैं कि क्या होगा। एक तो ये होगा कि 6 के फैक्टर हैं 2 × 3। अब हम लेते हैं n, कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब उसकी पावर। अगर हम 6 की पावर 1 लेते हैं तो क्या आता है? हमारे पास 6 आता है। अगर हम 6 की पावर 2 लेते हैं 6 × 6 इज इक्वल्स टू 36 आता है। अगर हम 6 की पावर 3 लेते हैं 6 × 6 × 6 216 आते हैं। मतलब कि इसमें एक बात है याद रखने की कि अगर 6 को हम जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करें तो उसके जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा? 6 ही होगा। तो ये एक बात है कि अगर
6n, n इज नेचुरल नंबर। अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं, जो आंसर आएगा हमेशा उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। बट हमें तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लास्ट जो डिजिट है वो तो 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक तो ये है कि अगर 6n नेचुरल नंबर अगर कोई पुट करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास लास्ट में 0 आना चाहिए था, बट इसमें ऐसा नहीं है। एक तो ये हो गया, यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। दूसरा है कि अगर 6 जो है 6n नेचुरल नंबर उसको सॉल्व करके लास्ट में 0 है, तो उसको सिर्फ 5 जो है वो डिवाइड कर पा रहा है। अगर तो ये पॉसिबल होता तो 6 के जब हम 6 की फैक्टराइजेशन करते तो उसमें 5 भी इंक्लूड होता। मतलब अगर 5 जो है वो 6 का फैक्टर होता तब ही ये पॉसिबल हो पाता कि उसके लास्ट में जो है वो 0 आएगी। बट एक तो यहाँ पे जो 5 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जब हम 6n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट में 0 नहीं आता। तो ये दो बात जो है इनकी वजह से ये जो है क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग हो जाता है। मतलब हम एक हिसाब से कह सकते हैं हमने चेक किया तो विच इज़ नॉट पॉसिबल कि जो 6n को सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आए उसका लास्ट डिजिट 0 है। तो इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने वही लिखा जो हमने ऊपर समझा कि अगर 6n को सॉल्व करके हमारे पास 0 लास्ट में डिजिट तभी आएगा अगर 6 की फैक्टराइजेशन में 5 इंक्लूड हो। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 आते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो यही हमने लिखा है, इफ द number 6n for any n ends with the digit 0 that it should be divisible by 5, that is prime factorization of 6 contains 5. This is not possible because the prime factorization of 6 contains only 2 and 3. So there is no n belongs to natural number for which 6n ends with 0. तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, वो क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमने एक्सप्लेन करना है कि ये और ये जो है ये कंपोजिट नंबर्स हैं। बताइए कैसे। अब देखिए कि 7 11 13 ये क्या है, दीज आर प्राइम नंबर्स। और इसमें भी 7 5 3 5 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इनको सॉल्व करके हमारे पास जो आता है वो कंपोजिट नंबर्स आते हैं। तो ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे। तो देखते हैं, सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें से हम लोग ये देखिए इधर भी क्या है 13 जो है कॉमन, इधर भी है इधर भी है, तो हम 13 जो है वो बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। अब 13 77 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई 78। अगर अब हम 78 के फैक्टर्स बना के देखते हैं कि क्या कितने फैक्टर्स बनते हैं इसके, तो आएंगे इसके 2 के साथ जाएगा 3 9, 3 पे जाएगा 1 और 3 और फिर 13 पे जाएगा 1। तो इसके क्या कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये थे 78 के फैक्टर्स। ओके, अब देखो
कि कोई नंबर जो है प्राइम नंबर तब होता है अगर उसके फैक्टर्स हों 2, मीन्स एक होगा 1 और सेकेंड वन इज इटसेल्फ। तो ये क्या है, इसमें क्या है, फैक्टर्स क्या है, मोर देन 2 है। मतलब इसमें 13 आ रहा है, 2 है, 3 है, 13 फिर से रिपीट हो गया, दैट मीन्स 13, 2 एंड 3, ये क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इस नंबर के। तो ये नंबर फिर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स so this is a composite number। ओके ये था हमारे पास, ये हमने जो सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो जैसे हमने देखा था कि 13 इधर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे भी था, तो ये हमने कॉमन निकाला था। अब देखते हैं कि इधर भी क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दैट इज 5। 5 जो है इधर भी यार +5 है, तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो आएगा 5 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते क्या आता है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके इनको आया 1008 + 1। तो इसमें 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 1009। तो अब हम इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं कि कितने फैक्टर्स बनते हैं। जो ये नंबर है 109, ये क्या है, ये इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे। दैट मीन्स कि ये सिर्फ अपने खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। दिस इज अ प्राइम नंबर। तो 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो आएंगे 109 × 1, मतलब क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे। अब अगर देखें तो ये भी प्राइम नंबर था, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर होगा? नो, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें फिर भी हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। क्या है? एक तो 5, 1 एंड द थर्ड वन इज 1009। तो 3 फैक्टर्स आ गए। तो ये क्या हुआ? हमारे पास कंपोजिट नंबर हुआ। क्योंकि प्राइम नंबर तब होता है जिसमें 2 फैक्टर्स हों, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। There are 3 factors of a number therefore this is a composite number. This is a composite number. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। हमने जो पीछे नंबरिंग गलत डाल दी थी, हमने 6 किया था पीछे।
अब नेक्स्ट जो है वो 7th है, ये देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? Sonia takes 18 minutes and Ravi takes 12 minutes. कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, ओके, कोई अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड है, तो उसकी बाउंड्री के जो चक्कर लगा रहे हैं रवि और सोनिया। मान लो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। रवि यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगा रहा है 12 मिनट्स, और सेम चक्कर जो है लगा रही है सोनिया, वो लगा रही है 18 मिनट्स में। मतलब कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों जहाँ से स्टार्ट हुए थे वो टाइम सेम है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। मान लीजिए ये सोनिया है, ये यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगा रही है, तो ये टाइम ले रही है 18 मिनट्स। ओके, अब देखिए राउंड फील्ड है हमारे पास, रवि जो है और सोनिया है, दोनों क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं फील्ड का। तो जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है उस चक्कर को कंप्लीट करने में। दोनों की जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का वो सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और यहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं वो टाइमिंग सेम है दोनों की। अब उन्होंने कहा है कि हमने ये पता करना है कि कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे दोबारा एक ही पॉइंट पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट के बाद दोबारा वो इकट्ठे फिर से मिलेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे दिया है हम लिखेंगे, कैसे फाइंड होता है ये। Sonia takes time to drive one round, कितना 18 मिनट, and the Ravi takes time to drive one round 12 मिनट। तो हमने पता करना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये है हमारा मान लो स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर मान लो रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स रवि जो है वो फास्ट दौड़ रहा है। जो सोनिया है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है, मतलब वो रवि से पीछे है, रवि से आगे है। तो जी अगर मान लो रवि जो है एक चक्कर में अगर वो भागता हुआ यहाँ पे पहुँचा है, दैट मीन्स उस टाइम जो सोनिया है वो यहाँ पहुँची होगी, ठीक है ना, क्योंकि रवि जो है वो सोनिया से फास्ट जो है वो भाग रहा है। एक चक्कर रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। अगर एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग दूसरा चक्कर है, रवि यहाँ पे पहुँच गया है मान लो, तो उस टाइम सोनिया ने एक चक्कर कंप्लीट किया है। मतलब कि फर्स्ट या सेकंड चक्कर में तो फर्स्ट या सेकंड राउंड में तो ये दोनों सेम पॉइंट पे नहीं आए होंगे, कम से कम 3 तो चक्कर लगाए होंगे, तभी तीसरे चक्कर में शायद पॉसिबिलिटी हो कि वो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ
फिर से वो दोनों इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, रवि भी यहाँ होगा और सोनिया भी यहाँ होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, हमने वो फाइंड करना है कि कौन सा कितने समय के बाद वो दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम फिर से मिलेंगे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे कि वो कितने टाइम के बाद मिलते हैं। तो फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हमें दोनों के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं, अब 18 के फैक्टर्स बन रहे हैं 2 × 3 × 3 और 12 के फैक्टर बन रहे हैं 2 × 2 × 3। ओके, अब देखिए जो एलसीएम में था कि जो कॉमन था हमने उसको एक बार लिखना था और साथ में बाकी जो है वो लिखने ही लिखने हैं। दैट मीन्स हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2 × 3। जो ये कॉमन है दोनों में ये एक बार लिखेंगे, 3 कॉमन है इसको भी एक बार लिखेंगे और जो बच गए बाकी वो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही। अब 2 और 3 एक बार लिख लिया और साथ में क्या बच गया? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3 2 6, 3 2 6, 6 6 36। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 36। दैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at the starting point। मतलब 36 मिनट के बाद फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इसका एक और ट्रिक है, हमने मतलब जब हमने सॉल्व करना है, सॉल्व तो हमने विद द हेल्प ऑफ एलसीएम ही करना है, बट इसका एक और ट्रिक है कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। देखिए जो रवि है सोनिया है, जो सोनिया ने एक चक्कर जो है उसको 1 राउंड जो है फर्स्ट राउंड उसने सोनिया ने 18 मिनट में कंप्लीट किया। सेकंड राउंड जो है वो सोनिया ने कितने मिनट में कंप्लीट करेगी? 18 + 18 दैट इज 36। अब हम देखें कि जो रवि है वो एक राउंड कितने मिनट के में कंप्लीट कर रहा है? 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। सेकंड राउंड जो रवि है 12 + 12 24 में कंप्लीट करेगा। अब थर्ड राउंड जो है, थर्ड राउंड तीसरा किस में कंप्लीट करेगा? 36 मिनट में। तो अब देखिए 36, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा टाइम आया सेम दोनों में जब वो मिलेंगे 36 मिनट्स सोनिया के राउंड में भी आए और रवि में भी आए। दैट मीन्स कि 36 जो हैं 36 मिनट के बाद दोनों सेम पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि क्योंकि रवि फास्ट दौड़ रहा है, 36 मिनट के बाद जब सोनिया का सेकेंड राउंड पूरा हो जाएगा और रवि का तब थर्ड जो है वो पूरा होगा, तो तब जो है वो दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये था एक हमारे पास ट्रिक, बट हमने करना विद द हेल्प ऑफ एलसीएम है। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक लाइन नीचे लिख दीजिएगा। जो स्टेटमेंट में लास्ट में पूछी हुई है वही लाइन है, उसमें आ जाएगा सिर्फ 36 मिनट्स। तो ये हमारी आज एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।